चाहिए। अभी हम देखेंगे आगे कि जो स्पर्म का ट्रैवल है एग तक, वो एक एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे अच्छा सेल है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा एनर्जी के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। स्पर्म एक सेल है, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से ये जो दोनों ग्लैंड्स है, कौन सी, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये सीक्रेट करती है जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज, ठीक है ना, कैल्शियम आयंस और कुछ एंजाइम्स, जो स्पर्म को क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इसकी मोटिलिटी बढ़ाते हैं। प्लस ये जो स्पर्म था, इसको ये जब एंजाइम्स या ये सीक्रेशन इसमें मिल गया तो क्या है, सीमन बन गया। यानी इसका नेचर और कैसा बना देते हैं, थोड़ा फ्लूइड और कैसा बना देते हैं, फ्लूइड, ताकि इजीली डिस्चार्ज हो सके आगे और ट्रैवल कर सके। बता रहे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है बेटा, इसका जो सीक्रेशन होता है वो नेचुरली पेनिस को प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन। क्या प्रोवाइड करता है? ल्यूब्रिकेशन। इसका और कोई फंक्शन नहीं है बल्बो यूरिथ्रल का, इट प्रोवाइड, इसका सीक्रेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है क्या, टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ से थोड़े स्पर्म बन चुके हैं, तो थोड़ा स्पर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली इट इज अ मेल गैमेट। स्पर्म के बेटा तीन पार्ट होते हैं, लेकिन पहला होता है हेड, अगला होता है नेक और एक होता है टेल। फिर इन तीन स्ट्रक्चर्स में स्पर्म को डिजाइन किया जाता है। इधर देखना, मैं रफली बना रहा हूँ इधर देखिए कि ये डायग्राम कोर्स में नहीं, बस कुछ पॉइंट समझाने के लिए। इधर देखें, इसके तीन पार्ट है बेटा, हेड, नेक एंड टेल। ये जो हेड रीजन दिख रहा है, क्लियर, ऑब्वियसली इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा बताओ, इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी, एप्लॉइड या डिप्लॉइड? एप्लॉइड होगा, गैमेट है ना यार, एंड दूसरे गैमेट से फ्यूज होके क्या बनाएगा, टू एंड। एक्चुअल में क्रोमोसोम किसके, जिसके अंदर आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट हो वो हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। यानी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि वो सेल हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड। जिसके अंदर अगर इसके बाद 23 क्रोमोसोम, अगर इसमें 46 होते हैं न्यूक्लियस में, तो पूरी सेल को क्या बना देता है, डिप्लॉइड। यानी एक हैप्लॉइड सेल है। अब सेल है तो देखो क्या, एनिमल सेल है तो क्या सेल वॉल होगी, नहीं, सीधी क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका हेड रीजन है, यहाँ ये नेक रीजन है, और ये जो चल रही है ये क्या है बेटा, बीच में टेल है, इट इज व्हाट, टेल। अगर मैं इसके यहाँ की नेक रीजन की बात करूं तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको एनर्जी देते हैं। एक और चीज देखें, ये जो हेड है इसके ऊपर एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। जब ये एग के कांटेक्ट में आएगा तो ना, तो एग के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जोना पेलिस्टा, क्लियर ना, तो ये उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में कौन, ये एक्रोसोम जाके एग से कांटेक्ट करेगा, क्लियर। तो ये इस एग की मेम्ब्रेन को अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा, डिसॉल्व। और ये पूरा स्पर्म का हेड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, एग के अंदर। वो अपन फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, पर एक्रोसोम का ये फंक्शन है कि इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच डिसॉल्व्स द मेम्ब्रेन ऑफ एग। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी। हेड के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, सेल है, तो वो सारी चीजें होती है, दिक्कत। और यहाँ से ये टेल, टेल का फंक्शन क्या है, ये स्पर्म को विग्रस मोटिलिटी देती है। क्या देती है, मोटिलिटी, रफ्तार, स्पीड, विग्रस मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, क्लियर। अब इधर सुने, यहाँ से एक वर्ड आता है इजेक्यूलेशन। क्या आता है, इजेक्यूलेशन। स्पर्म का पेनिस से रिलीज होना, इसको क्या कहते हैं, इजेक्यूलेशन। क्या कहते हैं, इजेक्यूलेशन। ऑन एन एवरेज सिंगल इजेक्यूलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बाहर आते हैं। कितने, 200 से 300 मिलियन एक सिंगल इजेक्यूलेशन में, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। सिंगल इजेक्यूलेशन में, सिंगल इजेक्यूलेशन 200 to 300। अब यहाँ से तो ऐसे ये सिमिलर चीज है पोलन ग्रैंड में। क्या पोलन ग्रैंड भी लार्ज नंबर में बन रहे थे, क्यों, टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फॉर्म भी इतने लार्ज नंबर में बन रहे हैं टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से एक और बात, ये पहला तो था इजेक्यूलेशन, अगला वर्ड है इंसेमिनेशन। क्या है बेटा, इंसेमिनेशन। स्पर्म का पेनिस से रिलीज होना उसे कहते हैं इजेक्यूलेशन। और ये अगर इजेक्यूलेशन के होने के बाद अगर वो वेजाइना में एंटर कर जाए उसे क्या कहेंगे,
इंसेमिनेशन, उसे क्या देंगे? इंसेमिनेशन। ठीक है, दिक्कत इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में, तो एक है इजैकुलेशन और एक है इंसेमिनेशन। अब देखो यहाँ से ये 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स एक बार में इजैकुलेट हो रहे हैं, आगे जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ करूंगा तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि many of the fertile couples are suffering from infertility. Infertility is a condition which do not allow them to conceive a female or conceive a child. तो यहाँ से इसमें एक एनसीईआरटी पॉइंट कहती है, पॉइंट बोलती है कि जितने भी स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, आउट ऑफ देम 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60%। अभी जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं बताऊंगा कि वहाँ एसिडिक मीडियम है, वेजाइना में बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ मतलब स्पर्म्स को फिल कर देती है। तो एक रीजन तो ये भी इतना ज्यादा नंबर में बढ़ा है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बन सके। तो दूसरी चीज यहाँ से ये आती है कि ये जितने भी रिलीज हो रहे हैं स्पर्म, आउट ऑफ देम 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और उसमें भी 40% शुड हैव विगरस मोटिलिटी। मतलब जितने भी स्पर्म रिलीज हो रहे हैं उसके 60% के पास में नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, और उनमें से भी 40% के पास क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, तब जाके इसके चांसेस बनते हैं फर्टिलाइजेशन के। किसके? फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? वो कहते हैं हेल्दी स्पर्म। तो हेल्दी स्पर्म की यही बात है कि नॉर्मल शेप एंड साइज विद विगरस मोटिलिटी है ना। वो विकी डोनर में क्या बात थी उसके बाद? तो ये चीजें हीरो का क्या नाम था? पुराना सा नॉर्मल बात नहीं देखी। मूवी आई थी एक स्पर्म डोनेशन को लेके। क्लियर? यहाँ पर बात सही है। पोलन ग्रेन को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। कैसे स्टोर करते हैं बेटा? बैंक्स होते हैं इनके लिए। तो पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए पोलन बैंक, और यहाँ स्पर्म को स्टोर करने के लिए स्पर्म के बैंक, स्पर्म बैंक्स होते हैं। टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। और गैस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप गैमेट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वहां किसको स्टोर कर सकते हैं? पोलन ग्रेन। सर पोलन ग्रेन को स्टोर करने का क्या काम? तुम्हें लग रहा है यार कोई ऐसी स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो हमने उसके फीमेल गैमेट और पोलन ग्रेन को क्या कर रखा है? स्टोर करके रख रखा है कि अगर कभी ये प्लांट की स्पीशीज दुनिया से चली जाए तो हम वापस क्या कर सके? इस प्लांट को ग्रो कर सके। तो उसके फीमेल गैमेट को और पोलन ग्रेन को बचा के रख रखा है। यहाँ पे -190 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें? इसी तरह स्पर्म भी सेम टेम्परेचर, गैमेट है -190 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं। तो समझ में आया? कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो स्पर्म की शेप साइज और इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर? जैसे कैल्शियम फूड्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलरली पनीर, बनाना, इनमें कुछ ऐसे, लहसुन, इनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो स्पर्म की नॉर्मल शेप साइज और इसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स जितने भी है वो सब इसके मोटिलिटी और नॉर्मल शेप साइज को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। इट मींस दैट सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल दिस कैन कॉज इनफर्टिलिटी। तो सीधा इफेक्ट किस पे आएगा? इस पे आएगा, स्पर्म पे। दूसरा, पहली, अरे इधर सुन, हमारे जो भी करते हैं छोड़ देंगे इसकी बातों को। पहली में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इट इज अ डिसऑर्डर। मैंने इरेक्शन ऑफ पेनिस बताया था, किसकी वजह से हो रहा था? ब्लड के सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से। हार्ट बीट बढ़ गई थी, तो इरेक्टाइल टिश्यू था पेनिस में, उसमें ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो गई। नहीं कहूंगा, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ गई थी, हार्ट बीट इंक्रीज होने से, इस वजह से पेनिस में इरेक्शंस आए थे। तो टोबैको स्मोकिंग या च्यूइंग से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और कंडीशन in which the erection, either the penis do not remain erected for a long time, और या फिर उसमें इरेक्शंस होने ही बंद हो जाते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, ये सारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अलावा यहाँ से नॉर्मल शेप एंड साइज का ध्यान रखना। चलिए जी, तो ये था थोड़ा बहुत स्पर्म के बारे में चर्चा। अब हम बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। किसकी तरफ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, वही चीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। तो किसने बनाया? ऑर्गन्स ने। वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी, जैसे मेल में थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस, और बाकी सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा सुनिए, ये जो जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेटर, क्या मैं इनको डक्ट्स भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल, ये एसेसरी डक्ट्स है। कैसी डक्ट्स है? एसेसरी डक्ट्स, यानी ये गैमेट ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। टेस्टिस से गैमेट लेके उसको बॉडी से पास करा रही है, गैमेट ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है
वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनेगा बेटा कौन? ओवेरी। कौन बनेगा? ऑब्वियसली कौन सा फीमेल गैमेट बनाएगी, इसको हम बोलेंगे एग या ओवम। बेटा इसको ओवा भी बोल सकते हैं, ओवम या ओवा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, प्रेम पूर्वक आप इसको ओवा भी बुला सकते हैं। अब इधर सुनिए ध्यान से, इसमें इसका डेवलपमेंट होता कैसे है? हार्मोन कौन सा बनाएगी? ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो बेटा, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, क्लियर है, तभी अगर मैं थोड़ी ओवरी की लोकेशन की बात करूं, टेस्टिस के अपोजिट, वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इज सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी लोअर एब्डोमेन में। इस जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर, लोअर एब्डोमेन में जाते जाते। तो यहाँ से ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एग, ओवम या ओवा कह सकते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, कौन सी स्टेज में? दोनों नहीं आए रहा, फिर उनके डाउट ही डाउट आएंगे। फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज, अभी इधर से, जब फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उसकी ओवरी में, अच्छा सुनना, मैंने कहा था गैमेट बनाने का काम एक स्पेशल सेल का होता है, क्या बोलते हैं उनको? जर्म सेल। क्या बोलते हैं? जर्म सेल। अगर कोई ऐसे नाम भी देखने को मिल जाए, तो मेल की जर्म सेल देखो स्पर्म बना रही है, जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है? मेल की जर्म सेल। जर्म सेल क्या करती है बेटा? गैमेट बनाती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। तो इसमें जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। और अगर यही मैं फीमेल के अंदर बात करूं, तो फीमेल के अंदर भी जर्म सेल होगी, फिक्स है, गैमेट बन रहा है, तो कौन सी सेल होगी? जर्म सेल। तो यहाँ है बेटा oogonia। कौन सी है? oogonia। ये है फीमेल की जर्म सेल। कौन है? फीमेल जर्म सेल। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ होगी बताना? टेस्टिस के अंदर होते हैं, स्पर्म बन कहाँ रहे? टेस्टिस में। तो ये वो सेल है जो स्पर्म बनाती है, तो इनकी लोकेशन है टेस्टिस में, और oogonia कहाँ प्रेजेंट है? ओवेरी में। अब फीमेल जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उसके अंदर बेटा पहले से ही बहुत सारे oogonia प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, और धीरे धीरे वो oogonia कन्वर्ट हो जाते हैं फॉलिकल्स में। किसमें? फॉलिकल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia में कौन सा डिवीजन चालू होगा? माइटोसिस या मियोसिस? गैमेट बनाना तो कौन सा माइटोसिस कराने? मियोसिस। इसमें क्या होगा? मियोसिस। इसमें मियोसिस होने लग जाता है कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। ये फर्क आ जाता है, सुने, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाता है, पर वो बर्थ के बाद रुक जाता है, और वापस कब चालू होता है? प्यूबर्टी पे। वापस कब चालू होता है? लेकिन मेल के अंदर स्पर्म सीधा ही कब बनना चालू होता है? प्यूबर्टी पे, और लाइफ टाइम बनता है। लेकिन फीमेल के अंदर पर्टिकुलर एक एज जाने के बाद इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनार्क और मेनोपॉज। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, ध्यान रखें। स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, लेकिन जो एग प्रोडक्शन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो जाता है और बर्थ के टाइम रुक जाता है, और वापस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी के। तो देखें oogonia प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसमें क्या चालू हो गई? मियोसिस, और क्या बन गई? बहुत सारी फॉलिकल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ हुआ, और बर्थ से लेकर फेज कौन सा आ रहा है? प्यूबर्टी। अब ये बर्थ से लेकर जो प्यूबर्टी वाला फेज है, इसमें मैक्सिमम फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाए। मैक्सिमम फॉलिकल्स क्या हो जाएगी? डीजनरेट। oogonia ने बनाई फॉलिकल्स। क्या डिवीजन कौन सा हुआ? मियोसिस। कहाँ बनी? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का जो फेज था, इस पूरे फेज में अगर इसको 12-13 साल भी माने, तो इस पूरे फेज के अंदर मैक्सिमम फॉलिकल्स क्या होगी? केवल 40,000 से 50,000 फॉलिकल्स बचती है एक ओवरी के अंदर। कितनी? 40,000 to 50,000 फॉलिकल्स बचती है एक ओवरी के अंदर। अब कौन सी एज आ गई? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे इन फॉलिकल्स का क्या होगा? डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो हर मंथ फीमेल की ओवेरी कितना एग तैयार करती है? सिंगल एग। किससे? इन फॉलिकल्स से। किससे? इन फॉलिकल्स से। हर महीने फीमेल की ओवेरी इन फॉलिकल्स से कितने एग प्रोड्यूस करती है? दोनों ओवेरी में से भी देखते हैं, लोकेशन 2 होती है, कोई सी भी एक ओवेरी कर सकती है, क्लियर। तो ये वापस oogonia से बने फॉलिकल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच में मैक्सिमम फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए, और जैसे ही प्यूबर्टी आई तो हर इसमें से फॉलिकल्स कन्वर्ट हो गए, क्या बनेंगे? और कितने एग बनते? केवल एक। हर मंथ केवल एक एग बनेगा। कितना? सिंगल एग। कोई दिक्कत? तो ये था किसका थोड़ा सा ओवेरी के बारे में। अब हम बात करते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसके पोजीशंस की। ओवेरी सिचुएटेड है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नंबर कितने इसके? 2, यानी कि 1 पे। ये समझ में आया? यहाँ और यहाँ डिफरेंस होना। ये स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, क्लियरनेस, किससे बन रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया से। तो वो प्रोसेस चालू होता है प्यूबर्टी आने के बाद। लेकिन फीमेल में एक बनने का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चालू हो जाता है, लेकिन वो बर्थ पे आगे रुक जाता है।
और वापस कब चालू होता है। अब इधर डायग्राम, वो डायग्राम बना लेना, फ्लावर वाला, फ्लावर वाला अभी भी नहीं भेजा मेरे को, बाकी सब तो मेरे को रील्स पे इतना याद रहता है। सिस्टम ऑफ केयर ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, टू इन नंबर्स सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड इन अब्डोमिनल कैविटी। अब देखना ध्यान से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा फिर इसके पास कुछ, ये जो ट्यूब्स दिख रही है आपको दोनों तरफ, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब से इनका एक और नाम है ओविडक्ट। क्या कहा जाता है इसे? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फिर अब इसके तीन पार्ट है, ध्यान से देखिए, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड स्टमस। ओवेरी यहाँ से क्या प्रोड्यूस कर रही है? एग। क्या प्रोड्यूस कर रही है? एग। अब ये एग यहाँ रिलीज करेगी होगी एब्डोमिनल कैविटी में ऑब्वियसली। यहाँ एग पेल्विक रीजन, देखो बॉडी में दो रीजन होते हैं, ये जो वाला अपना ये बोन्स है, यहाँ गर्डल्स है, गर्डल्स मींस कलेक्शन ऑफ बोन्स, क्लियर। ये जो गर्डल है इसे कहते हैं पेल्विक गर्डल। कौन सी गर्डल? पेल्विक गर्डल। और ऊपर ये जो दोनों गर्डल्स है यहाँ पे, चाहे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल। यानी ये जो कमर वाला एरिया ये पेल्विक रीजन है। कौन सा रीजन? पेल्विक रीजन। तो ये ऑब्वियसली ओवेरी यहाँ पेल्विक रीजन के अंदर, यहाँ सिचुएटेड बिल्कुल लोअर एब्डोमेन के अंदर, क्लियर। तो पेल्विक रीजन में अपना क्या सीक्रेट करती है? यहाँ से एग। अब यहाँ ये इन्फंडिबुलम से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तुमको, इसे कहते हैं फिम्ब्रिए। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिए। अब इनका मतलब विलन सुनना, ये फिम्ब्रिए बेटा इस तरह से कंटिन्यू मोशन करते हैं, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए। तो अब जब एग यहाँ रिलीज होगा तो ये इस तरह से मोशन करके इस एग को किसके अंदर फेंक देंगे? फेलोपियन ट्यूब में। किसमें? ये पूरी यहाँ से लेके जो यहाँ तक दिख रही है इसका क्या नाम है? फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब, अरे आवाज नहीं, समझ लो इधर, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट है, इन्फंडिबुलम, क्या? इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, स्टमस। इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और स्टमस। ये जो फिंगर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ से इस एग को उठा के कहाँ डाल? फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर। अब देखें, ये जो फेलोपियन ट्यूब में पर्टिकुलरली एम्प्यूला वाला रीजन है, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यानी एग यहाँ आके इंतजार कर किसका? क्लियर। यहाँ क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। आपके सवाल में ऑप्शन देखो, एम्प्यूला शायद है, लेकिन अगर वो कहेगा विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर क्या जाएगा? फेलोपियन ट्यूब। विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर क्या जाएगा? और फेलोपियन ट्यूब में भी पर्टिकुलर कौन सा रीजन है? एम्प्यूला। ये थोड़ा सा वाइड होता है इनके कंपेरिजन में। ये जो इन्फंडिबुलम है बेटा, फनल शेप्ड का होता है। कैसा? फनल शेप। फनल देखी होगी आपने, इस तरह से फनल आती है, ये उस शेप का होता है। और यहाँ क्या लग रहे हैं? ये फिम्ब्रिए। क्या लग रहे हैं? फिम्ब्रिए से, ये फिम्ब्रिए थे, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर्स। इन्होंने एग को कहाँ ओवेरी में रिलीज किया? एग। क्लियर। एग का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में चालू हो गया था, बर्थ पे आके रुक गया, बर्थ से प्यूबर्टी पे वापस चालू हुआ। और प्यूबर्टी पे जैसे ही चालू हुआ, हर महीने ओवेरी एक एग बना रही है। वो इधर वाली ओवेरी बना सकती है और इधर वाली। कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, आपको बता सकता है कौन कंट्रोल कर रहा है इसका? एलएच और एफएसएच। जीएनआरएच आए थे हाइपोथैलेमस से, जे स्टार करके एडवांस करके एक फोटो आया था ग्रुप में। जीएनआरएच आए थे हाइपोथैलेमस से, आया था जीएनआरएच आए थे हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एलएच और एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या है, अभी मैंने कहा फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, वो फॉलिकल्स की ग्रोथ प्यूबर्टी पे आने पे किसने करवाई? एफएसएच ने। क्योंकि एफएसएच पिट्यूटरी ने रिलीज किया प्यूबर्टी आने पे। ये फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है, और जब इन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, देखें ये जो इन्फंटिबुलम है इसका चेहरा का जिगर, इस इन्फंटिबुलम का शेप होता है फनल शेप, और इसके ऊपर ये क्या लगे हुए बेटा? फिम्ब्रिए। जब ओवरी यहाँ से एग रिलीज करती है, फिम्ब्रिए से एग को कलेक्ट करके कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। तो ये तो है फंक्शन फेलोपियन ट्यूब का। सुने, ये जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये है यूट्रस। ये क्या है? पूरा यूट्रस। और ये गोलो कैविटी, यूट्रस की ही कैविटी है, इसको बोलेंगे यूट्राइन कैविटी। क्या बोलेंगे? यानी ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कौन सा रीजन है? यूट्रस है। और ये जो दिख रही है ये है यूट्रस की बॉल्स। क्या है? यूट्रस की बॉल्स। तो इनको क्या मैं बोल सकता हूँ? यूटेराइन बॉल्स। क्या बोल सकता हूँ? यूटेराइन बॉल्स। और ये कैविटी कौन सी होगी? यूट्राइन कैविटी, यानी यूट्रस की कैविटी। ये बेटा होलो होता है और पियर शेप्ड का। कैसा? पियर शेप का। ये एक स्पेशल शेप है बायोलॉजी में इस तरह का, इसको पियर शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर शेप्ड का होता है यूट्रस। इट इज कॉल्ड एज बेटा मदर्स वॉम्ब। क्लियर ना? कि जो 9 मंथ के जो इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, उसमें फिटस कौन सी जगह रहता है? यूट्रस के अंदर। कहाँ रहता है? यूट्रस के अंदर। तो इससे गर्भ वॉम्ब मतलब मदर्स वॉम्ब भी कहा जाता है। पियर शेप्ड का होता है। अब इसकी ये 3 लेयर्स है, किसकी? यूट्रस की। इसे मैंने बोला यूट्राइन बॉल्स। क्या बोला? यूट्राइन बॉल्स। जो सबसे अंदर वाली है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बीच वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम। कौन सी? मायोमेट्रियम। और जो आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो आप बाहर से ध्यान रखें बेटा,
पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। कितनी लेयर्स है यूट्रस की? 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और ये जो रीजन दिख रहा है ये पूरा क्या बेटा? यूट्राइन कैविटी, पूरा क्या? यूट्राइन कैविटी। तो 3 लेयर्स है यहाँ से, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। क्या मैं कह सकता हूँ फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जो सीधा जाके कहाँ कनेक्ट हो रही है? यूट्रस में। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू द यूट्रस। ये पूरा यूट्रस है और ये है यूट्राइन कैविटी। अब देखें जो यूट्रस का टॉपमोस्ट रीजन है इसको कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। प्रेगनेंसी मैक्सिमम केसेस में, मतलब इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन अभी बताएंगे, इम्प्लांटेशन मैक्सिमम केसेस में यूट्रस में कौन सी जगह होता है? फंडस रीजन में। कहाँ पे होता है? फंडस। अगर यहाँ कहीं हो जाए तो फिर वो थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो मैक्सिमम केसेस ये सेम वॉल्स यहाँ भी होगी, तीनों वॉल्स यहाँ भी होगी, क्योंकि ये पूरा यूट्रस है। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो हम यूट्रस के नीचे आते हैं तो हमें एक नैरो रीजन मिलता है, इसका नाम है सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स, नैरो रीजन। ये सर्विक्स, सर्विक्स बेटा, सर्विक्स, VIX, सर्विक्स। अब इधर सुने, ये जो इसकी कैनाल है इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जा रही है यहाँ पे उसको बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। अब ध्यान से सुनिए, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिला के बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। यानी यहाँ होगा प्रेगनेंसी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद ये जो सर्विक्स, सर्विक्स केवल एक नैरो रीजन है, क्लियर ना, बहुत पतला, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसकी ये जो कैनाल दिख रही है इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और इसके आगे जाके ओपनिंग किसमें होती है? वेजाइना में। किसमें होती है? वेजाइना। अच्छा सुनना, तो वेजाइनल होगी, ठीक है, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? वेजाइना में। कोई दिक्कत? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिला के क्या बनाएगी? बर्थ कैनाल। क्या बनाएगी? बर्थ कैनाल। कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ से कुछ और फंक्शंस बात करूं वेजाइना की, क्या मैं कह सकता हूँ इट रिसीव्स द स्पर्म ड्यूरिंग ओव्यूलेशन फ्रॉम पेनिस। पेनिस से स्पर्म को क्या करेगा बेटा? रिसीव। जैसे वहां पे स्टिग्मा के लैंडिंग प्लेटफॉर्म था, या लैंडिंग प्लेटफॉर्म कोई नहीं लिखा है? आइडिया था पिछले साल नहीं। इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम पेनिस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। दूसरा फंक्शन, इट इज द रूट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो की भी यही पाथ है बेटा। कहां से? वेजाइना। वेजाइना अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अरे क्या कुछ फीचर्स बन सकते हैं वेजाइना के? पहला क्या बताया? इट रिसीव्स द स्पर्म ड्यूरिंग कोपुलेशन, इट इज द पाथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तीसरा, इट फॉर्म्स अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके? वेजाइना के। तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, इसके 3 पार्ट, इंफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ये है फिम्ब्रिय, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है यूट्रस में। ये यूट्रस का टॉप मोस्ट पार्ट इसे कहते हैं फंडस। इसकी 3 लेयर्स है, बाहर से बोलेंगे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मोस्ट इज द एंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत? अब यहाँ से वेजाइना की चलिए एक और चीज सुने। वेजाइना के थोड़ा सा अंदर इट इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज हाइमन। covered by a membrane which is called as hymen, and it is a vascular membrane. Hymen is a thin layer, समझ लो, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना, a very thin membrane called as hymen, and it is a vascular membrane. Vascular मतलब hymen is often torn in the first intercourse. Yeah, it is often tear up or torn within the first intercourse. एक पतली सी मेम्ब्रेन, इसका कोई फंक्शन नहीं है. It's just a normally vascular membrane, and it is often tear up during the first intercourse. But कुछ केसेस में, जैसे कि participating in active sports activities, जैसे जिम्नास्ट, साइकिलिंग, स्विमिंग, या कोई एक्सीडेंटल केस की वजह से भी ये क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है. जनरली पहले ये माना जाता था कि इट इज जनरली ब्रोकन ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स. क्लियर? तो थोड़ा सा यहाँ से ब्लीडिंग होती थी, क्योंकि क्यों? कैसी नेचर है? वस्कुलर मेम्ब्रेन. कैसा नेचर है? वस्कुलर मेम्ब्रेन. लेकिन इसके बाद ये पता लगा कि यस इट कैन बी बहुत पतली थिन मेम्ब्रेन, इट कैन बी टियर अप ड्यूरिंग एनीथिंग लाइक अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम्नास्ट. किसी भी वजह से टियर अप हो सकती है. एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है, तुम्हारी एनसीईआरटी को पता नहीं, इसमें एक चीज आती है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of any sexual experience or virginity. The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of any sexual experience or virginity. कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी ब्रेक नहीं हुई. फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन प्रेजेंट है. ये कुछ कंट्रोवर्सी थी, लेकिन फाइनली इसमें ये आया कि यस इट इज ऑफन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एनीथिंग. स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, साइकिलिंग, जिम्नास्ट, स्विमिंग. क्लियर ना? किसी भी रीजन से ब्रेक हो सकती है. और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी. ये इसका हाइमन का
ये है बेटा पूरा क्या फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कौन आ चुका, मेरे को मैं कौन आ चुका बेटा, इंतजार हो रहा हूँ।